हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VKEDU चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी SSC पेड एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करवाने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। चलिए दोस्तों, आज के सेट को हम प्रारंभ करते हैं, जो कि आपके पेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का पहला प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? बताएंगे। चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी राणा सांगा निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को यह युद्ध हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसमें कौन पराजित हुआ था? तो इसमें राणा सांगा पराजित हुए थे। ध्यान रखेंगे, राणा सांगा पराजित हुए थे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था। तो कौन सेना नायक था? मुजफ्फर हुसैन, दोस्त मोहम्मद रुहेला या फिर इब्राहिम गारदी या फिर नजीबुद्दौला। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेना नायक का नाम क्या है? इब्राहिम गारदी। क्या नाम है? इब्राहिम गारदी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वास्को डिगामा का कालीकट में किस शासक ने स्वागत किया था? अलबुकर्क या फिर जमोरिन, अल्मीडा या फिर नजीबुद्दौला। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी वास्को डिगामा में कालीकट में किसने स्वागत किया था, तो इनका नाम है जमोरिन। क्या नाम है? जमोरिन ने। किसने किया? जमोरिन। और जमोरिन की बात करी जाएगी दोस्तों, तो जमोरिन कौन था? तो जमोरिन एक हिंदू शासक था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संबंध में। ध्यान से देखेंगे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है तात्या टोपे, सी है नाना साहिब और डी है खान बहादुर खान। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाएगी 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है तात्या टोपे। तात्या टोपे। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है तात्या टोपे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? मद्रास से, नई दिल्ली से, मुंबई में या फिर कोलकाता में। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात की जाएगी भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 9 अगस्त 1942। अगर बात की जाएगी इसके दौरान जो है महात्मा गांधी जी को कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, तो बम्बई में गिरफ्तार किया गया था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो। करो या मरो, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था 9 अगस्त 1942। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, लाल कुर्ती दल का नेता कौन है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लाल कुर्ती दल का नेता कौन है? सभी दोस्त बताएंगे। तो अगर बात की जाएगी लाल कुर्ती दल का नेता कौन है? अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
दोस्तों अगर बात की जाएगी लाल कुर्ती दल का नेता कौन है, तो लाल कुर्ती दल के नेता हैं अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, अब्दुल गफ्फार खान। अगर बात की जाएगी अब्दुल गफ्फार खान, तो ये लाल कुर्ती दल के साथ ही साथ में खुदाई खिदमतगार, इनका जो संगठन था उसका नाम क्या था, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार नाम याद रखेंगे, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार संगठन में ये थे, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम क्या था, तो इनका दूसरा नाम था सीमांत गांधी। क्या नाम था, सीमांत गांधी। इनका दूसरा नाम था सीमांत गांधी, इनका दूसरा नाम था सीमांत गांधी। और साथ ही साथ ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला, ध्यान रखेंगे। पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला कौन है, तो भारत रत्न सम्मान मिला कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। कहाँ के रहने वाले हैं ये दोस्तों पाकिस्तान के रहने वाले हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आज स्वास्थ्य हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी नेक्स्ट वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है तेज बहादुर सप्रू और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गांधी इरविन समझौता की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है, गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी को जेल से बिना शर्त के रिहा कर दिया जाता है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गांधी इरविन समझौते में किसके मध्यस्थ की भूमिका थी, तो किसके मध्यस्थ की भूमिका थी फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, तेज बहादुर सप्रू। अगर दोस्तों बात करी जाएगी गांधी इरविन समझौता, तो ये कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ, गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ। और अगर बात की जाएगी इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दिल्ली समझौता के नाम से इसे जानते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के न्याय पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? पट्टाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और अगर बात की जाएगी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो सुभाष चंद्र बोस की अगर बात की जाएगी तो इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। किस अधिवेशन की, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की, ध्यान रखेंगे, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। और कब की थी, तो 1939 में इन्होंने की, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। और त्रिपुरी ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करी जाएगी सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस में जो इस्तीफा देने के बाद किसने पदभार संभाला, कौन अध्यक्ष चुने गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? आपके ऑप्शन है बम्बई, लाहौर, कराची या फिर लखनऊ। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा लाहौर। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लाहौर के अधिवेशन में क्या किया गया, तो लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की क्या की गई, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान से देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग करके प्रयोग हथियार के रूप में किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल, या फिर रॉलेट सत्याग्रह, या फिर असहयोग आंदोलन? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। तो अगर बात की जाएगी दोस्तों महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के हड़ताल में। अहमदाबाद के हड़ताल में इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया था। अहमदाबाद आंदोलन में इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया था इन्होंने। और अगर बात करी जाएगी अहमदाबाद ये आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग नगर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लौह इस्पात, रेशमी वस्त्र, कागज, असहयोग आंदोलन? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात। संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके उद्योग के लिए? तो लौह इस्पात के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लिखा है पहला है वालांगू असम राज्य में स्थित है। तो दोस्तों पहला वाला ही कथन आपका सही नहीं है, ध्यान से देखेंगे। वालांगू की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वालांगू की अगर बात करी जाएगी, वालांगू, ध्यान से देखेंगे, वालांगू। तो वालांगू की बात करी जाएगी या किस राज्य में है? तो वालांगू ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है वालांगू? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आपके ऑप्शन है भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर, यह भी एकदम सही है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, यह भी सही है। और इंदिरा पॉइंट बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, तो यह भी आपका सही है। ऑप्शन ए आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं? बताएंगे भारत में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो अगर पूछा गया है इसमें कि भारत में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर गोवा। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है उड़ीसा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी भारत के कुल भंडार का लगभग उड़ीसा में कितने परसेंट है? तो 44% लगभग है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से टकला माकन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? बताएंगे टकला माकन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका के सहारा के दक्षिणी किनारे में, या फिर दक्षिण अमेरिका में, या फिर मध्य एशिया में? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात की जाएगी टकला मकान मरुस्थल की तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य एशिया में स्थित है। तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया में आपका कौन सा मरुस्थल स्थित है? टकला मकान मरुस्थल स्थित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी नहीं है? बताएंगे मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी नहीं होती है? गेहूं, चना, मसूर, बाजरा? सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मावट की वर्षा जो है बाजरा की फसल के लिए लाभकारी नहीं है। गेहूं, चना, मसूर, गेहूं, चना, मसूर के लिए उपयुक्त है। तो ये बाजरा की फसल के लिए लाभदायक नहीं है। अगर बात की जाएगी मावट की वर्षा, तो मावट की वर्षा दोस्तों अगर बात की जाएगी मावट की वर्षा, तो मावट की वर्षा किसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है? तो मावट की वर्षा की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो रबी की फसलों के लिए लाभदायक है। रबी की फसलों के लिए लाभदायक है। और रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे कि आपका होगा गेहूं, जौ, आलू, चना, ज्वार, मसूर, ये सब रबी की फसलें हैं। लिख लेंगे गेहूं, चना, जौ, मसूर। जौ हो गया, मसूर हो गया, और आपके क्या हो गए? आलू। तो इनके लिए मावट की वर्षा जो है बहुत ही लाभदायक होती है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे आज की क्लास आपको कैसी लग रही है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे। अगला प्रश्न है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल नहीं होता है? बताएंगे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल नहीं होता है?
विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, भारतीय रुपया, विशेष आहरण अधिकार। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों। तो अगर बात की जाएगी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल नहीं है, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल नहीं है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, तो भारत के मुद्रा भंडार में जो है भारतीय रुपया शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है, भारतीय रुपया नहीं शामिल है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करी जाएगी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, बताएंगे कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो इसमें विदेशी परिसंपत्तियां और आपका स्वर्ण भंडार, IMF और विशेष आहरण अधिकार, ये आपके शामिल होते हैं। अगर बात की जाएगी विदेशी मुद्रा का भंडार किसे कहते हैं, तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में विदेशी मुद्रा का भंडार किसे कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, विदेशी मुद्रा भंडार किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करी जाएगी तो विदेशी मुद्रा भंडार किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। किसी अर्थव्यवस्था के समय विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को क्या कहते हैं, विदेशी मुद्रा का भंडार कहते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विशेष आहरण अधिकार SDR में किस देश की मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है, बताएंगे। विशेष आहरण अधिकार में किस देश की मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन है जापान, चाइना, फ्रांस या फिर अमेरिका। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो विशेष आहरण अधिकार के लिए किस देश की मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है फ्रांस। फ्रांस आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रांस के मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है, विशेष आहरण अधिकार में नहीं शामिल किया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भुगतान संतुलन निहित होता है, तो बताएंगे भुगतान संतुलन किस पर नियुक्त होता है, दृश्य व्यापार पर, अदृश्य व्यापार पर, ऋण पर या फिर उपयुक्त सभी। तो भुगतान संतुलन की बात करी जाएगी दोस्तों तो ये सभी पर निहित होता है, उपयुक्त सभी पर निहित होता है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति का संबंध गरीबी से नहीं है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का संबंध गरीबी से नहीं है, डॉक्टर वाई के अलग समिति, लकड़ावाला समिति या फिर अरविंद पनगड़िया टास्क समिति या फिर अशोक मेहता समिति। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी इसमें से कौन सी समिति का संबंध गरीबी से नहीं है, तो अशोक मेहता समिति। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की अगर बात की जाएगी तो ये आपके इसका गठन कब हुआ था, तो 1977 में। कब इसका गठन हुआ, 1977 में इसका गठन हुआ। अगर बात की जाएगी अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से ये संबंधित है। अगला प्रश्न क्या होगा उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री या फिर लोकसभा का स्पीकर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष। तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर बात की जाएगी नीति आयोग में उपाध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उपाध्यक्ष कौन है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इनका नाम है सुमन के बैरी। क्या नाम है, सुमन के बैरी। सुमन के बैरी इनका नाम है। अगर बात की जाएगी नीति आयोग के CEO का नाम क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है, तो इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर इनका नाम है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी नीति आयोग, तो नीति आयोग किसके स्थान पर आई है, तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आई है, ध्यान रखेंगे। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आई और यह थिंक टैंक नीति पर कार्य करती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रभुता और एकता अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्य रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है, संविधान की उद्देशिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तो यह उपबंध किसमें है, तो यह उपबंध जो है मूल कर्तव्य में है। किसमें है, मूल कर्तव्य में है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं
भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है, बताएंगे। भारत के संविधान से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। संविधान की उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्यों में या फिर 9वीं अनुसूची में। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी भारत के संविधान की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, बताएंगे। कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? शिक्षा, भूमि, परिवार नियोजन, वन्य पशुओं तथा पशुओं का संरक्षण। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भूमि जो है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। भूमि जो है किस सूची का विषय है? तो भूमि जो है राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी आपका जो है एकदम सही आंसर है। भूमि जो है किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है 24 जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? 24 नंबर प्रश्न है आपका, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, बताएंगे। पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, जनसंपर्क अधिकारी या फिर कोषाधिकारी। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 230 के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश तक किया जाता है, यह शक्ति प्राप्त है किससे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को या फिर उच्चतम न्यायालय को। ध्यान से एक बार पुनः सुनेंगे, उसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों बात करी गई है संविधान के अनुच्छेद 230 की। तो किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश तक किया जाता है, यह शक्ति किसके पास है या फिर यह शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है संसद। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है संसद। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एसआई पद्धति पर आधारित होती है, तो बताएंगे एसआई पद्धति किस पर आधारित होती है? तो एसआई पद्धति की अगर बात करी जाएगी तो यह अंतर्राष्ट्रीय माप तौल की पद्धति है और यह जब है कब से स्वीकार करी गई, तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एसआई पद्धति कब से स्वीकार की गई? तो एसआई पद्धति जो है 1971 से स्वीकार की गई है और ये जो है किस पद्धति पर आधारित है? तो यमकेएस पद्धति पर आधारित है, जिसमें लंबाई का क्या होता है? लंबाई का होता है मीटर। ध्यान रखेंगे लंबाई का होता है मीटर, लंबाई का होता है मीटर और द्रव्यमान का होता है, ध्यान रखेंगे द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का इसमें होता है किलोग्राम। और अगर बात की जाएगी दोस्तों समय, तो समय का मात्रक क्या होता है? ध्यान से देखेंगे तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसे क्या कहते हैं? यमकेएस पद्धति। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड होता है। इसे एसआई पद्धति या किस पर आधारित है? ये यमकेएस पद्धति पर आधारित है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप सभी लोग लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है जो कवक अपना भोजन सादे गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो जो कवक अपना भोजन सादे गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी, परजीवी, सहोपकारिता या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी जो कवक अपने सादे भोजन सादे गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो मृतोपजीवी कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो जो कवक अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो गया राइजोपस। राइजोपस क्या है? राइजोपस आपका मृतोपजीवी है, ध्यान रखेंगे राइजोपस। और आपका एक है पेंसिलियम। पेंसिलियम तो अगर बात की जाएगी पेंसिलियम ये क्या है? तो पेंसिलियम नोटेटम एक कवक है। इसकी खोज किसने की थी, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी क्या की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी क्या की थी? खोज की थी पेंसिलियम नोटेटम की। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है पर सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है क्या कहलाता है? अणु,
परमाणु, यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है पर सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, क्या कहलाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और परमाणु के 3 कण पाए जाते हैं, कौन कौन से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो परमाणु के 3 कण पाए जाते हैं, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका होता है प्रोटॉन और तीसरा आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, इसे हम लोग आज ट्रिक की सहायता से याद करेंगे दोस्तों। तो अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो एक आप लोग ट्रिक है उसे याद रखेंगे। एक ट्रिक है ईंटा पर नाचे, याद रखेंगे। काहे पर नाचे? ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, याद रखेंगे। ईंटा पर नाचे। तो इलेक्ट्रॉन, ई से होता है इलेक्ट्रॉन और इसकी खोज किसने की थी? तो जे टॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे टॉमसन ने इसकी खोज की थी। ध्यान रखेंगे, ईटा से, ई से इलेक्ट्रॉन और टा से बनेगा जे टॉमसन। पा से हमारा क्या बनता है? पा से बनता है प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड से। तो ईंटा से आप लोग समझ गए, पर से आप सीख गए। अब आगे आया है नाचे। तो ना से बनता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की। चैडविक ने की। किसने की? नाचे। तो ना से न्यूट्रॉन और चे से क्या होता है? चैडविक। तो ध्यान रखेंगे, नाम इस तरीके से आप लोग ट्रिक से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग जान गए हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ध्यान से देखेंगे, 70S राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी 2 उप इकाइयाँ हैं? 30S या 50S, 30S व 40S, 40S व 60S या फिर 50S 60S। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो राइबोसोम की 2 मुख्य उप इकाइयाँ हैं। तो 2 मुख्य उप इकाइयाँ कौन सी हैं? तो 30S, 50S है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किस राइबोसोम की हैं? तो 70S राइबोसोम की हैं। 70S राइबोसोम की इकाइयाँ हैं। 70S राइबोसोम की इकाइयाँ। अगर बात की जाएगी दोस्तों 80S राइबोसोम की इकाइयाँ क्या हैं? तो 80S राइबोसोम की इकाइयाँ हैं 40S और 40S व 60S। क्या है? 40S व 60S इसकी इकाइयाँ हैं 80S राइबोसोम की। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कापरनिकस ने या फिर आइंस्टाइन ने। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूटन के द्वारा की गई, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, गांधी जी के द्वारा या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर बात की जाएगी दास कैपिटल की, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है दास कैपिटल। और दास कैपिटल प्रकाशित कब हुई थी? तो 1867 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और कार्ल मार्क्स की एक और पुस्तक है, उसे भी हम लोग याद रखेंगे, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ध्यान रखेंगे, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी पुस्तक है? तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये भी पुस्तक किसकी है? तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक ये भी कार्ल मार्क्स की है और दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स की है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी कहाँ की है? तो कुचिपुड़ी से याद रखेंगे आधी कच्ची पूड़ी। क्या याद रखेंगे? आज हम आपको ट्रिक से याद करवाते हैं। कुचिपुड़ी को कैसे याद रखेंगे? आधी कच्ची पूड़ी।
आधी कच्ची पूड़ी, तो आधी कच्ची पूड़ी से हमारा क्या बनता है, तो आधी कच्ची पूड़ी से आधी से बनता है आंध्र प्रदेश, क्या बनेगा, आधी से बनेगा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और कच्ची पूड़ी से कुची पूड़ी बन जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत कुछ ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो है कर्नाटक, तो कर्नाटक फिर है आपका तमिलनाडु, केरल। तो तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है बताएंगे, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम, क्या है, भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी केरल का, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, एक है कथकली, एक है कथकली, केरल की कली और मोहिनी, याद रखेंगे केरल की कली और मोहिनी। तो कली से हमारा बनता है कथकली और मोहिनी से क्या बनेगा, मोहिनी अट्टम, क्या बनेगा, मोहिनी अट्टम, केरल की कली मोहिनी, तो केरल से केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है बताएंगे, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है, तो ज्योतिर्लिंग मंदिर की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो ज्योतिर्लिंग मंदिर कौन सा है, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, ये तीनों ही आपके क्या हैं, ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, क्या हैं, ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग मंदिर किससे संबंधित हैं, तो ये भगवान शिव से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो भगवान शिव से संबंधित हैं, भगवान शिव से संबंधित है ज्योतिर्लिंग मंदिर, सभी लोग ध्यान रखेंगे। और कितने ज्योतिर्लिंग है बताएंगे, तो कुल कितने ज्योतिर्लिंग है बताएंगे, तो कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है बताएंगे, तो सोमनाथ का मंदिर जो है ये गुजरात में है, पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखेंगे। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। केदारनाथ कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो केदारनाथ आपका कहाँ पर है, तो केदारनाथ आपका उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। बताना है आपको कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राम सुभग सिंह, जीवी मावलंकर या फिर हुकुम सिंह या फिर एम अनंत शयनम आयंगर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, जीवी मावलंकर लोकसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, जीवी मावलंकर। अगर बात की जाएगी लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता कौन थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता कौन थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहले विपक्ष के नेता, तो लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता कौन थे, तो पहले विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह। कौन थे, राम सुभग सिंह थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है बताएंगे। पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है बताएंगे। वाटर पोलो, रग्बी, बास्केटबॉल या फिर टेबल टेनिस। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पिंग पोंग जो है किस खेल का अन्य नाम है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है टेबल टेनिस। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। नासरगोद में, कोयम्बटूर में या फिर चिकमंगलुरु में या फिर कासरगोड में। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर दोस्तों बात की जाएगी केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये जो है कासरगोड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नारियल शोध संस्थान कासरगोड में स्थित है। और कासरगोड कहाँ पर पड़ता है, केरल राज्य में पड़ता है। और केरल राज्य की राजधानी क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तिरुवनंतपुरम है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासा का मुख्यालय कहाँ है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है, नासरगोद में, कोयम्बटूर में, चिकमंगलुरु में या फिर कासरगोड में। तो आपका जो है नासा की बात करी जाएगी दोस्तों, नासा की दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखेंगे नासा। तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर है बताएंगे। तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर है,
तो नासा के मुख्यालय की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। ये ऑप्शन आपके गलत है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका अमेरिका की राजधानी है। किसकी राजधानी है? अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका में वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है। कौन है? जो बाइडन है, ध्यान रखेंगे, जो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति। और नासा की स्थापना कब हुई? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नासा की स्थापना कब हुई? तो नासा की स्थापना 29 जुलाई, डेट याद रखेंगे, 29 जुलाई 1958 को हुई। कब हुई? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। विश्वनाथन आनंद की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो विश्वनाथन आनंद की अगर बात की जाएगी तो ये किस खेल से संबंधित हैं? बताएंगे कमेंट सेक्शन में। विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। किससे? शतरंज के से संबंधित खेल से संबंधित है। शतरंज के खेल से संबंधित है। और साथ ही साथ विश्वनाथ आनंद पहले ग्रैंड मास्टर हैं। पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद बने। अगर बात की जाएगी दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसी पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अगर बात की जाएगी इसमें कितने रुपए की नगद धनराशि मिलती है, तो ध्यान रखेंगे 25 लाख रुपए की नगद धनराशि इसमें मिलती है खिलाड़ी को। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताएंगे। तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान हमने आपको बताया कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों कोलकाता में कौन से हैं, तो कोलकाता में दाल अनुसंधान संस्थान है। कौन सा? दाल अनुसंधान संस्थान है। और चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपके कहाँ है? दाल और चीनी कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दाल और चीनी कहाँ पर है? तो दाल चीनी आपके कहाँ पर है? कानपुर में है। कहाँ पर है? कोलकाता में नहीं है। कहाँ पर है? तो दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? और चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दाल और चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के से कौन संदर्भित होता है? बताएंगे। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? रक्षा मंत्री, सेना का जनरल, फील्ड मार्शल या फिर गीता सेठी। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों के साथ में आज के सेशन को शेयर करेंगे। तो अगर बात की जाएगी भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति से किसे संबोधित किया जाता है? रक्षा मंत्री को, सेना का जनरल या फिर फील्ड मार्शल को। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारत के सर्वोच्च सेनापति को कौन संदर्भित करता है? तो सर्वोच्च सेनापति की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो सर्वोच्च सेनापति को कौन संदर्भित करता है? राष्ट्रपति इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। भारत के सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति से संदर्भित होता है। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का जो है सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है 10 मई 2022 को देश के मशहूर संतूर वादक, ध्यान से देखेंगे, देश के मशहूर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से नवाजा गया था? 1991, वर्ष 2001, वर्ष 2015 या फिर 2019। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी 10 मई सन 2022 को देश के किस मशहूर संतूर वादक को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से नवाजा गया? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा सन 2001 में। कब नवाजा गया?
सन 2001 में। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 10 मई 2022 को पाकिस्तान ने किसे दिल्ली में व्यापार मंत्री नियुक्त किया है, बताएंगे। पाकिस्तान ने किसे दिल्ली में व्यापार मंत्री नियुक्त किया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कमर जमान को, कासिम सूरी को, या फिर फवाद चौधरी को, या फिर तारिक खान को। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कमर जमान को। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। साथ ही साथ में आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है, तो बताएंगे। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, IIM अहमदाबाद, नीति आयोग, ICAR या फिर काजरी। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है, किस राज्य में शुरुआत की गई है, बताएंगे। कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर राजस्थान में। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल कहाँ स्टार्ट किया गया, तो राजस्थान में शुरू किया गया। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। क्या है, जयपुर है राजस्थान की राजधानी, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, अशोक गहलोत। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है, बताएंगे। मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर खाद्य और कृषि संगठन। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है खाद्य और कृषि संगठन। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाद्य और कृषि संगठन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। 5 मई सन 2022 को 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली भारत की महिला होने का खिताब किसने हासिल किया है, बताएंगे। 5 मई सन 2022 को 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला होने का खिताब किसने हासिल किया है, अंशु जाओम सेपा, तासी यांग जोम या फिर बलजीत कौर या फिर प्रियंका मोहित। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 5 चोटियों को फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है, पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो प्रियंका मोहिते। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। एक नाम क्या है, प्रियंका मोहिते नाम है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया का आयोजन कब किया जाता है, तो विश्व थैलेसीमिया का आयोजन कब किया जाता है, बताएंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया का आयोजन कब किया जाता है, तो विश्व थैलेसीमिया की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो विश्व थैलेसीमिया की बात की जाएगी दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। विश्व थैलेसीमिया की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो विश्व थैलेसीमिया का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो विश्व थैलेसीमिया का आयोजन कब किया गया, तो विश्व थैलेसीमिया का आयोजन 8 मई को किया जाता है। कब किया जाता है, 8 मई को किया जाता है। 8 मई इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आपके ऑप्शन में से कोई सा भी आंसर नहीं है। अगर बात की जाएगी विश्व थैलेसीमिया की इस बार थीम क्या है, तो बी अवेयर शेयर केयर। क्या है, ध्यान रखेंगे, बी अवेयर शेयर केयर। बी अवेयर शेयर केयर क्या है इसकी, बी अवेयर शेयर केयर इसकी थीम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है, बताएंगे। चौथे खेलो इंडिया गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है, जया और विजया, धाकड़, भालू या फिर सोमैटी। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है,
तो धाकड़ है, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है धाकड़। अगर बात की जाएगी खेलो इंडिया गेम्स, तो ये इसका आयोजन कौन करवाते हैं, तो युवा तथा खेल मंत्री करवाते हैं। तो बताएंगे युवा तथा खेल मंत्री वर्तमान समय में कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कौन है, अनुराग ठाकुर। ध्यान रखेंगे कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, युवा तथा खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। मई 2022 में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है, तो ई अधिगम योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ई अधिगम योजना की अगर बात करी जाएगी किस राज्य में शुरू की गई, उत्तर प्रदेश में, केरल में, पंजाब में या फिर हरियाणा में। तो ई अधिगम योजना की अगर बात की जाएगी तो ये हरियाणा राज्य में स्टार्ट की गई। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को क्या प्रदान किया जाएगा, 10वीं तथा 12वीं के छात्रों को क्या प्रदान किया जाएगा, छात्रों को टैबलेट प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा, टैबलेट प्रदान किया जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस, ध्यान से देखें, नाटो के साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड या फिर वियतनाम। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हाल ही में कौन सा देश नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, दक्षिण कोरिया जो है ये आपका साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। दोस्तों ये हमारे आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था और आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के दिन हमारा स्वास्थ्य जो है इसमें काफ़ी गड़बड़ है, तो इसलिए हम बहुत अच्छे से इसमें नहीं कर पाए हैं। और हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपको एकदम सब कुछ एक एक पॉइंट के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। प्रतिदिन दोस्तों 8 बजे शाम को हमारे लाइव सेशन से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी दोस्त प्रतिदिन 8 बजे शाम को हमारे लाइव सेशन से जरूर जुड़ेंगे। अगर आप पेट एग्जाम में बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे सभी जो है प्रैक्टिस सेट जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।